हम्म। तो जैसा कि अपने क्लास गोचर पे ही चल रही है, गोचर की बात करें। अब गोचर में अभी आप केपी क्लास कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे या कभी और कहीं वीडियो भी देखेंगे, बहुत सुनने में आता है टेनेटेड अनटेनेटेड प्लैनेट। बहुत उलझते लोग इसमें, ये क्या है? अरे कुछ नहीं है। अनटेनेटेड वो ग्रह होता है जो किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड ना बना हो। चलो बोल दिया ना बना, अब आगे इसका फल क्या मिलेगा, है ना? ये बात करते हैं। ओके। तो उसका फल क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो मैं एक चार्ट में बताता हूँ, फिर ये चार्ट देखते हैं। हम्म, हम्म, जैसे कि नमस्ते अब सर। यहाँ, नमस्कार। तो मैं बता रहा था, टेनेटेड अनटेनेटेड प्लैनेट के चक्कर में बहुत लोग पड़ते हैं। चलो पता लग भी गया, तो उसका करना क्या है? तो अनटेनेटेड प्लैनेट वो होता है जो किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ गुरु को देखिए हम। गुरु यहाँ पर 4, 5, 6, 11, 12 का सबलॉर्ड है। तो इसका, है ना, ये हो गया पहली बात। अब ये गुरु क्या किसी अन्य का, है ना, ये किसी ग्रह का स्टार लॉर्ड बना है क्या? नहीं बना है। केतु तक देखना आपको, नहीं बना है। तो ये गुरु क्या कहलाएगा? अनटेनेटेड प्लैनेट। तो कोई भी ग्रह जो किसी भी अन्य ग्रह का स्टार लॉर्ड के रूप में प्रकट ना हुआ हो, अनटेनेटेड। चलो ठीक है, अब इसका करना क्या है, इसका फल क्या है? हम्म। तो ये अनटेनेटेड प्लैनेट जिन भावों का सबलॉर्ड होगा, आई रिपीट अगेन, अनटेनेटेड प्लैनेट जिन भावों का सबलॉर्ड होगा, है ना, उन भावों के फल अपनी दशा में या अन्य ग्रह की भुक्ति में आ जाएगा, तो अवश्य फल देगा। अब गुरु यहाँ पे किसी भी भाव, किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड नहीं बना है, तो गुरु किन भावों का सब लॉर्ड है? अभी हमने देखा 4, 5, 6, 11, 12। तो गुरु अपनी दशा में इन भावों का स्ट्रांगली फल देगा। भले ही अब वो केपी में गुरु को आप देखिए तो 7, 4, 8, 12 उधर आया ही नहीं था, 8वां भाव, है ना, ये बात है। तो इनका फल वो अवश्य देगा। ये हो गया। तो वास्तव में ये जो उठाकर हम देखते हैं ना, टेनेट एंड टेनेटेड, ये जो विधा, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये केबी विधा का है। अब केबी विधा में चलिए इसी गुरु को देखिए। भैया गुरु का स्टार लॉर्ड कौन है? तो हमने देखा भाई सूर्य। सूर्य, है ना। तो किसी भी भाव का सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, है ना, जिन भावों का सबलॉर्ड बन जाएगा उसके फल तो देगा ही देगा। अब हमने देखा कि भैया सूर्य तो यहाँ किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। तो फिर स्टार लॉर्ड में देखते हैं, स्टार लॉर्ड में क्या बोल रहा है? वो 4 और 8 का है ना। तो अभी हम केपी विधा से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई ये गुरु की जब दशा आएगी तो गुरु अपने नक्षत्र स्वामी का फल देगा। अब ये नक्षत्र स्वामी यहाँ देखिए आप, केपी में तो क्या बन रहा है? 11, 7 और 8। 11 और 7 क्या बताते हैं? मनपसंद बिजनेस, इच्छा पूर्ति, विवाह। अगर पत्नी की डेथ हो जाती तो दूसरा विवाह, या किसी से सच्चे संबंध, ये बताता है 11, 7, 8। लेकिन इसी को जब हम उधर ले जाते हैं, है ना, अभी कस्पलिंग में ये देखिए, गुरु क्या बन रहा था? स्टार लॉर्ड का। ये सूर्य कहाँ का बन रहा था? 4, 8 का। तो वो 4 और 8 के फल देगा, के भी विधा अनुसार ये कह दिया। लेकिन अब यहाँ पर गुरु जो है अनटेनेटेड भी है, तो अपनी दशा में इन भावों का फल तो उसने देना ही है जहां का वो सबलाड है। ये हो गया। फिर अब 9 के 9 ग्रह हम पर लगातार गोचर करते रहते हैं। अब गोचर देखते हैं वैदिक ज्योतिष में, तो कोई कहता भाई चंद्र लग्न से देखें, चंद्र राशि से देखें या लग्न से देखें।
ये गोचर में उलझ जाते हैं कई लोग। तो दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो चंद्र से देखते हैं, मतलब चंद्र राशि से। जहां आपकी राशि विराजमान है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे 9 नंबर पे चंद्र है तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। और अब बाकी के ग्रह कहाँ चल रहे हैं, किन राशियों में चल रहे हैं, वो देखेंगे। अब चंद्रमा और शुक्र, है ना, बुध, ये थोड़ा सा तेज गति के ग्रह है। उसमें सबसे अधिक तेज गति का तो चंद्रमा है, जो एक राशि में 2.25 दिन रहता फिर बदल जाता है। तो चंद्रमा जब जब छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर वश आता, उस वक्त परेशानी होती है। छठे में आएगा, है ना, तो छठा काय का है, रोग ऋण शत्रु का, इनमें से कोई चीज सामने आएगी। इधर जाएंगे 8वें में तो मानसिक कष्ट पीड़ा, 12वें में गए तो खर्चा, ये बताएगा, है ना। तो फिर बाकी ग्रहों का क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि आप लग्न से गोचर को देखें। गोचर की मैंने एक बार क्लास ली थी। गोचर में केवल और केवल वैदिक ज्योतिष का गोचर, आप में से किसी ने अटेंड की हो तो पता होगा कि कोई सा भी ग्रह कहाँ सही फल देगा। जैसे सूर्य, सूर्य जब आपके इस लग्न से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव से गोचर करेगा तो शुभ फल देगा, है ना। तो बाकी जगह क्या हो जाएगा? अशुभ, है ना। जैसे 8वें में सूर्य आ गया, अब 8वां भाव का है, अपमान का है, दुख का, पीड़ा का, वो देगा गोचरवश। लेकिन अब हम ये कहें कि भैया यहाँ पर कोई तो ऐसा ग्रह होगा जो शुभ फल देगा 8वें में जाके। अब सूर्य कह रहा है कि मैं शुभ दे रहा हूँ, दूसरा ग्रह कह रहा है मैं अशुभ दे रहा हूँ, तो फिर किसको सही माने? 9 के 9 ग्रह हैं, कुछ ग्रह शुभ और कुछ ग्रह अशुभ, अब क्या करें, है ना, ये हो जाता है। तो हमारे साथ तो सही, अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं घटित होती रहती है। छोटी मोटी घटनाएं भी होती है, अचानक आपका कहीं हाथ पांव टकरा जाता है, छिल जाता है, ये छोटी सी चोट लग गई, ये होता है। फिर कई बार हम पैसे की हानि हो जाती है, ज्यादा पैसे दे दिए बाद में अखर रहा है, ऐसा भी होता है। छोटा मोटा गाड़ी में काम निकल आया, अब ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छी भली चल रही थी, अचानक गाड़ी पंचर हो गई, और कुछ नहीं तो धन तो धन तो खर्च हुआ, है ना। ये गोचर वश इस टाइप की बातें भी है। तो जन्म लग्न से ही देखना गोचर को अच्छा माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। ये अब उसी गोचर को हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ लगा कर देखें आप कॉन्सेप्ट में, ये नवमास चार्ट, है ना। नवमास में कई बार लोग कर्म से भी जोड़ लेते हैं, पर वास्तव में वो जीवन साथी के लिए होता है। आजीविका देखने लग जाते हैं। और कुछ किताबों में लिखा भी है कि नवमास से भी जो है कर्म क्षेत्र देखें। अगर हम नवमास से कर्म क्षेत्र देख रहे हैं तो फिर D10 चार्ट की क्या जरूरत है? कर्म का तो वो है। तो नवमास को जो है हम केवल जीवन साथी और उसके सुख दुख से ही देखते रहें तो ठीक है। जैसे नवमास में कोई ग्रह हो, अब जैसे यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा लग्न में होना अच्छा है, बुध की राशि में है, कोई बुरा नहीं। लेकिन सामने कौन है यहाँ पर? शनि। तो ये क्या हो गया? विषकुंभ योग या पुनर्पु दोष। अब इनमें इसका मैंने आपको फल बताया है, विषकुंभ योग का या केपी में पुनर्पु दोष। या तो कामकाज या मैरिड लाइफ में से एक प्रभावित होगा। व्यक्ति का कामकाज अच्छा चल रहा है तो मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी, मैरिड लाइफ ठीक चल रही तो कामकाज खराब होगा। एक तो फल आएगा ही आएगा। फिर दूसरा भाव, ये तो लग्न है, या दूसरा भाव ये वैवाहिक जीवन में धन संग्रह को बताता है। अब यहाँ का जो स्वामी है कौन है? चंद्रमा। शुभ ग्रह लग्न में विराजमान है। कहने को आप कहेंगे दूसरे से प्रथम भाव 12वां होने से उसका विरोधी है, लेकिन लग्न किसी का विरोधी नहीं होता है। लग्न सबके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देता है। जैसे कि हम 2 7 11 बोल देते हैं विवाह के लिए, और इन्हीं के 12वें भाव होते हैं 1 6 10, तो आप कह देंगे तलाक। अरे भाई, विवाह भी तो लग्न का हुआ तो तलाक भी लग्न का हुआ। तो लग्न किसी के लिए भी जो है नेगेटिव फल देगा, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। फिर तीसरा भाव का है का प्रयासों का, वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयास, है ना। और चौथा का है का सुख शांति, घर का है।
पंचम भाव वैवाहिक जीवन में प्रेम का भाव है। छठा भाव वैवाहिक जीवन की समस्याएं हैं, है ना। सातवां भाव यहाँ पर अपने जीवन साथी का ही है, जीवन साथी के बारे में बताता है कि भैया यहाँ पर आपका शनि आ गया है, तो जीवन साथी से उम्र में अंतर होगा, और चूंकि वो एक पापी ग्रह है, तो मैरिड लाइफ में कुछ समस्या रहेगी। आठवां भाव दुख का भाव है, वैवाहिक जीवन के दुखों का भाव। छठा समस्या, ये दुख। नवम भाव अध्यात्म का, वैवाहिक जीवन का अध्यात्म का भाव है। दसम भाव वैवाहिक जीवन का कर्म भाव है। 11वां वैवाहिक जीवन का लाभ है। 12वां वैवाहिक जीवन के खर्चों का भाव है ना। ये बोले यह समस्या कौन दे रहा है, मतलब दुख कौन दे रहा है, गुरु। 8वां, है ना। तो वैवाहिक जीवन में गुरु, इसका क्या मतलब है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, आपको सोना धारण नहीं करना है। गोल्ड धारण करेगा व्यक्ति तकलीफ में आएगा, करना ही नहीं है। और खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु लीवर किडनी का कारक भी है ना। समस्या में बुध और राहु यहाँ आ गए। अब राहु यहाँ पर है, तो राहु का तो काम है अचानक देना, अचानक देगा। और साथ में कौन विराजमान है, बुध, नसों का, नर्वस सिस्टम का कारक है, इसमें परेशानी देगा। ये हो गया। इस प्रकार देखते हैं। अब हम गोचर की बात करें, तो ये गोचर में इस वक्त कौन सा ग्रह, जैसे शनि कहाँ चल रहा है, कुंभ राशि में, तो हम कहेंगे नवमास में शनि चल रहा है यहाँ, नवम भाव में, मतलब लंबी यात्रा होगी, ठीक है, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। ये बोले गोचर यहाँ लगा के देख रहे हैं अब हम, ठीक है। ऐसा, इसी प्रकार से आज गुरु कहाँ चल रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिए, वृषभ राशि में होंगे। गुरु अभी वृषभ राशि में, गुरु एक राशि में एक साल रहते हैं, है ना। और मंगल या बुध लगभग 45 दिन रहेंगे। तो चलिए अब गुरु को चेक करते हैं नवांश में। नवांश में गुरु कहाँ है, वृषभ राशि, यानी 2 नंबर कहाँ गए, 12वें भाव में, है ना। 12वें भाव में गए हुए हैं। तो 12वां भाव का है, खर्च का है। शुभ ग्रह गया है तो शुभ खर्च होगा, फालतू का नहीं होगा। जबकि वहां राहु शनि केतु होंगे तो फालतू का खर्च करवा देंगे। ये गोचर का एक तरीका ये भी है। फिर एक वैदिक ज्योतिष का तो मैंने सूत्र बताया ही था आपको, है ना। भाव और भावेश, ये दो खास रहते हैं। कि किसी भी भाव की हम बात करें, जैसे अब हम ले लेते हैं ये, है ना। इस लड़की का डिटेल देता हूं मैं, ये देखिए, इशिता नाम है, दुबई में इसका जन्म हुआ है 16/10/2000, मतलब कल इसका बर्थडे है ना। तो ये 24 साल की हो जाएगी। हम्म, अच्छा। फिर जन्म समय 14:02 का दिया हुआ है। ओके। लग्न चार्ट पर नजर डालें, सबसे पहले जाती है क्या है, मकर राशि। मेरी किताब में लिखा मकर राशि या मकर लग्न के बारे में बोलना शुरू करें। मकर लग्न त्याग और बलिदान की राशि है। जिसका भी जन्म मकर लग्न में हुआ है, उसका ये जीवन खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। खुद के लिए करने जाएगा तो तकलीफ आएगी, दूसरों के लिए उसका जीवन है ये हम बोल देंगे उसको, ठीक है। तो ये दुखी भी होता है मकर लग्न वाला, के अंदर कोई ना कोई दुख बना रहेगा। मकर शनि की 2 राशि है ना, मकर और कुंभ। कुंभ में शनि प्रसन्न, मकर में दुखी। अब लग्न का स्वामी लग्नेश क्या 6, 8, 12 में है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कहा है, पंचम में है। तो लग्नेश का पंचम में जाना मतलब पंचम खुशियों का भाव है। ज्यादातर ये लड़की खुशियों की तलाश करेगी, छोटी छोटी चीजों में ही क्यों ना हो, उसी से उसको सुख मिलना है। अब यह चंद्र और शनि की युति आ गई, पुनर्फु दोष आ गया। तो मैरिड लाइफ या, है ना, काम काज में से एक प्रभावित होगा। शनि की पंचम में स्थिति कुछ मामलों में अच्छी है तो कुछ में बुरी, क्योंकि वक्र दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। सातवीं लाभ भाव पे, वो डिस्टर्ब। और दसम दृष्टि परिवार के भाव पे, तो कुटुंब से अलग रहना होगा, ये बेकार होता है ना।
हाँ, ये देखने में जरूर आया है कि किसी के भी पंचम भाव में शनि होता है ना, तो उसकी हैंडराइटिंग, अंग्रेजी की हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर होती है। ये आप देखिए। अब यहीं पर गुरु भी विराजमान है। गुरु वृषभ राशि में मौजूद है, कमजोर हो गया, तो संतान सुख की कमी, या तो संतान नहीं होगी, और हो गई तो काम नहीं आएगी। ये आप बता सकते हैं यहाँ पे। राहु छठे भाव, वेरी गुड। कब? जब राहु की दशा आए, कब आएगी? राहु की दशा चल रही है कब तक? 2036 तक। तो अभी तो इसके मजे हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, पूरे भी हो गए, घर में कोई चीज की कमी नहीं है, इसको मर्सिडीज गाड़ी है, आईफोन है, दो दो लेके चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे लेकिन यही राहु मिथुन राशि में उच्च का माना गया, अच्छा है ना। अब जब राहु यहाँ है तो दर्दनाक बीमारी भी देगा, जब कभी भी प्रॉब्लम आएगी, दर्दनाक बीमारी। कौन सी बीमारी? छठे भाव में राशि कौन सी है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का अधिकार काय पे? लंग्स पे, फेफड़ों संबंधित बीमारी, खांसी सर्दी जुकाम से पीड़ा रहेगी, इससे होशियार रहना है। और छठा राहु है, डॉक्टर भी एक बार बीमारी पकड़ नहीं पाएगा, खुद को पता लगे क्या गलती करी है ना। अच्छा, लड़की की पत्रिका है, मंगल कहाँ है? आठवें भाव में, खराब है ना। मांगलिक तो बोल दिया, लड़की की पत्रिका में आठवां मंगल शुभ नहीं रहता। तो मंगल यहाँ पर है, मतलब छुपे हुए प्रेम संबंध को बताता है। किसी भी लड़की या लड़के की पत्रिका में मंगल है ना, अगर यहाँ होगा तो वो छुपे हुए प्रेम संबंध को बताता है, ये गुप्त रखता है व्यक्ति, ये बोलेंगे। फिर जीवन साथी का कामकाज तुरंत प्रभावित होगा विवाह के बाद, ये भी हमने बता दिया। अच्छा, अब अष्टम भाव का स्वामी एक घर ऊपर चला गया, सूर्य नवम भाव में, ये बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। ये एक घर पीछे रहता तो बुरा होता, यहाँ पर आ गया। तो अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव में गया है, तो अचानक से भाग्य में वृद्धि होगी इसके, अचानक, क्योंकि अष्टम भाव अप्रत्याशित, अचानक सडन इफेक्ट का कारक है, ये आ गया। और भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में चला गया, बुध, ये भी बहुत अच्छी बात है। बुध द्विस्वभाव ग्रह है, तो कामकाज दो या दो से अधिक प्रकार के होंगे। सर्विस होगी तो सर्विस के साथ जो है दूसरा काम भी चलेगा, या बिजनेस होगा तो एक से अधिक भी रहेगा, ये हम बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, है ना। अब आ जाए हम इसके बाद यहाँ पे, मंगल की राशि में शुक्र विराजमान है, तो गर्म ग्रह 3, 6 और 11वें भाव में शुभ फल देता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दशा शुक्र की इसको इस जन्म में शायद ही आए, बहुत पीछे है ना। और वो कर्म भाव का स्वामी होके एक घर आगे, देखिए सब एक एक घर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन शुक्र की दशा नहीं आएगी, तो शुक्र अन्य ग्रह की दशा में जब भुक्ति में आएगा तो अपने सूचकों के फल देगा, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब आ जाए 12वें भाव में केतु है। ज्यादातर लोग बोल देते हैं केतु मोक्ष का कारक है, क्योंकि वो संत है, अध्यात्म का कारक है, डिटेचमेंट करता है। तो अब डिटेचमेंट करता है तो उसका उल्टा इफेक्ट पहले डालें। ये भाव शयन सुख का है, आप सीधे उठा के मैंने बोल दिया इसको लड़की को कि आपको ज्यादा देर तक सोना पसंद है, बोले हाँ सर, सुबह 9 बजे उठती हूँ, है ना। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि डिटेचमेंट रहे इस चीज से। ये तो अलग अलगाव का कारक है, अलगाव रहे। धनु राशि में है, उच्च का है, बढ़िया है यहाँ पे। अब जब केतु किसी का 12वें भाव होता है तो मोक्ष का कारक तो बोल दिया, मोक्ष ऐसे थोड़ी मिलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका जीवन आगे बढ़ेगा ना, ये जन्म इसको धो डालेगा, इतनी तकलीफें वगैरह आना, जैसे जब जीवन साथी से बहुत उम्मीद हो तब उसकी मृत्यु हो जाए, संतान से बहुत उम्मीद हो, संतान कहीं और जॉब पे चला जाए, अकेली रह जाए, तो अपने आप माया मोह छूटते चले जाते हैं और तब मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब ही होता है सभी बंधनों से मुक्ति। इच्छा न रहेगी तो मुक्ति होती, इच्छा ही ना होना,
है ना, वो अंदर ही अंदर आनंद में डूबा रहता है, कोई इच्छा बची ही नहीं उसकी। तब स्थिति आती है, मन अंदर से प्रसन्न रहने लगता है ना। इस चीज को अगर आपको समझना हो, और एक फिल्म आई थी, बहुत सुपरहिट फिल्म, देवानंद की, गाइड, है ना, वो आप देखिएगा। व्यक्ति बुरा रहता है लेकिन अंत में अचानक उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है वो देखने वाली बात है। और वो उसका इफेक्ट क्या आता है उसके ऊपर, वो उसका जो एक्टिंग करके बताया है वो आपको नजर आएगा गाइड फिल्म में। तो वो मोक्ष हुआ। ठीक है, इतना देख लिया। अब बात करें, लग्न का सबलाट कौन है? शनि। अच्छा, है ना। शनि, शनि का स्टार लाट कौन है? सूर्य, है ना। तो सूर्य कहाँ है, क्या बता रहा है? देखिए, 7 8 3 4 11 8, मतलब लग्न जुड़ गया, हमने कहा 7वें भाव से, वैवाहिक जीवन में और बिजनेस में रुचि। लग्न का संबंध 8 से, 1 का 8 से संबंध है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई न कोई मानसिक चिंता बनी रहेगी। तीसरा भाव जुड़ा लग्न से, जीवन में छोटी छोटी यात्राएं अधिक होंगी। 4 से जुड़ा है, माता के अधिक सानिध्य में रहना पसंद होगा। 11 जुड़ा है, अधिकांश इच्छाओं की पूर्ति होगी। और 8 तो हम देख ही चुके हैं। तो ये जो भाव लग्न से जुड़े उनका फल बोल दीजिए। चलो, ये तो कह दिया हमने कि शनि इसका है ना। आज शनि कहाँ चल रहे हैं? गोचर में शनि चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में और मंगल के सब में। धीमी गति के ग्रह हैं तो राहु के नक्षत्र में लंबे समय तक रहेंगे, तो फल किस पे आ जाता है? मंगल पे। अब हमें राहु और मंगल दोनों को देख लेना है, राहु और मंगल को। राहु हमने देखा 4 6 12, क्या विवाह की बात चलेगी? नहीं। शनि विवाह विरोधी बोल देंगे हम फट से उठा के। 4 6 12 विवाह विरोधी बोल देंगे, है ना। और 4 6 12 लग्न से, लग्न का सब लाड इस वक्त जो है राहु के नक्षत्र में चल रहा है और लग्न जुड़ गया 4 6 12 से। हेल्थ वाइज समस्या होगी, जांच करवाने के लिए अस्पताल जाना होगा, भले ही आयु कम हो, है ना। होता है, छोटे बच्चों को भी बीमारी होती है। ये अभी का रिजल्ट आ गया गोचर का, लग्न का सब लाड। ठीक। अब हम दशा, इसकी कोई प्लानेट को चेक करें, है ना। सर ये मंगल तो देखा ही नहीं। वो मंगल भी सबलाट है देखना ना, था ना। वो सबलाट है ना, मंगल सबलाट। मंगल को देख लीजिए। सर 10 7 5 9 10 3 4 11, अर्थात सबलाट बोल रहा है कि मैं 5 11 का हूँ। मतलब उसने 6 12 का विरोध कर दिया, तो ये ठीक हो जाएगी, है ना। तो गोचर का सात ये फल पाँच आया। ग्यारह भी है, तो शादी हाँ, का भी हो सकेगा ना। विरोधी किया ना एक तरीके से 6 12 हाँ। का। 6 12 तो विवाह का तो विरोधी हो गया ये तो, है ना। मतलब स्टार लाट के इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं, है ना। उसकी तो है ही नहीं। अब मैं ये देख रहा था, क्या ये शनि किसी ग्रह के नक्षत्र के रूप में प्रकट हुआ है? नहीं हुआ है, तो शनि क्या हो गया? अनटेनेटेड। अब अनटेनेटेड है तो क्या फल मिलेगा? जिन भावों का ये सबलाड होगा, अपनी दशा या भुक्ति में उन भावों के फल स्ट्रांगली देगा। शनि कहाँ कहाँ का सबलाड? एक, और कहीं का भी नहीं। बस लग्न के लिए बहुत पॉजिटिव फल देने वाला है वो, है ना। बहुत अच्छा। 6 12 जहाँ लग्न बीमारी के लिए ठीक नहीं है, तो 6 12 सर्विस के लिए, लंबी दूरी की यात्रा के लिए तो अच्छा है। तो हर चीज के दोनों पहलू हो ही जाते हैं। अब दशा क्या चल रही है ना। और कोई प्लानेट को देखें। चलिए, बुध, बुध किसी का नक्षत्र लाड बना है, बुध 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 बना हुआ है। फिर केतु, केतु किसी का स्टार लार्ड बना है? नहीं बना, तो केतु भी क्या हो गया? अनटेनेटेड। अब केतु कहाँ का सब लार्ड है? 3, बस 3 का है, तो अपनी दशा या भुक्ति में वो तीसरे भाव के फल देगा, ये हमने बोल दिया। अच्छा, ये तो हो गया कौन सा? अनटेनेटेड। अब टेनेटेड की बात करें तो सीधा सा गणित वही है कि टेनेटेड प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा सूचित भावों का फल देगा। अब दशा चल रही है राहु की, है ना। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली, किसी की भी पत्रिका आपके पास देखने को आएगी,
तो उसकी डीबीए के 3 ग्रहों में से कोई एक नए ग्रह आपका भी चल रहा होगा। जैसे मेरी राहु की दशा चल रही है, ये राहु इसका भी आया है ना। तो दशा भुक्त के अंदर कोई एक आपका भी होगा ही होगा, तभी आप उसके बारे में सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे, या उसकी मुलाकात ही आपसे इसलिए हुई है, तभी होगा। अब राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा लंबी चलेगी। तो राहु को हम देखें स्टार लॉर्ड के रूप में किसका है, उसका स्टार लॉर्ड कौन है, गुरु। और सब लॉर्ड कौन है, केतु। तो राहु अपनी दशा में गुरु के फल देगा। तो गुरु क्या बताता है, 4 7 12, है ना। 4, ये तो घर का ही बताता है, ज्यादा लंबी दूरी का कुछ भी काम नहीं है। 7वां भाव विवाह के लिए, अगर विवाह योग्य आयु हो, और नहीं तो परिवार। और 12वां भाव दूरी, मतलब लंबी यात्रा पे जाना, ये हुआ। अब इसी राहु का सबलाट कौन था, केतु। केतु को देखिए अंत में, केतु 10 12 5 9 10। अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी खराब स्थिति नहीं, आपको सीधे पकड़ना है। 4 8 12, 5 8 12, 6 8 12 तो नहीं है, तो बस फिर सब सही है। तो ये स्थिति भी कोई बुरी नहीं इसके लिए, कहीं से कहीं तक, है ना। लेकिन आज यही राहु गोचर में क्या बताता है, राहु को देखें तो राहु अभी शनि के नक्षत्र में है और चंद्र के स्तंभ में है। तो शनि और चंद्र की बात करें, शनि, अब शनि को देखिए 8 4 1 2। तो इसको वाहन चलाते समय होशियार रहना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है ना। ये बोल दिया शनि ने, मतलब राहु ने, अभी गोचर में जाके कि मैं ये देने वाला हूँ। स्वयं अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी वो 4 7 12 का है। अब ये 4 12 और ये 8 आ गया, तो 4 8 12 का फल हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अब उसका सबलाट कौन बना हुआ है गोचर में, शनि चंद्र है सर। हाँ, राहु का चंद्रमा है। तो फाइनली चंद्रमा क्या बोल रहा है, 8 4 8 खतरा है। तो जितने दिनों तक राहु जो है शनि के नक्षत्र में रहते हुए चंद्रमा के स्तंभ में चल रहे हैं, लग्न के लिए ठीक नहीं है। तो हम इसको सलाह देंगे कि घर से बाहर ना निकले। दूसरी बात, किसी के भी पत्रिका में 8वें भाव में मंगल हो तो लाइफ में एक बार फ्रैक्चर तो जरूर होगा, हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ये भी मैंने देखा ही है, आप भी देखिएगा, मिलेगा। ठीक है। अब बात करें कि इसके बारे में पूछा, इसका विवाह कब होगा। हम्म, तो हमें पहले तो लोग प्रॉमिस पढ़ते हैं। चलिए मैं अब नई बात बता, चलिए यहाँ पर देखिए सर सर 7वें। हाँ जी। मैं बोला हूँ इसको बीच में देखना सर। कई बार क्या होता है कि कुछ दो केसेस आते हैं, एक चाइल्ड वाला, क्योंकि वो भी 5 7 और 9 का ही कॉम्बिनेशन होता है वहां भी। लेकिन जब शादी के लिए सर 7th भाव नहीं है और 9th भाव है, हम्म तो सब तो 9 तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर 7th नहीं है तो उसका एक गंधर्व विवाह करवा देते हैं सर। हम्म, तो हाँ, उसके बारे में बताइए सर। अगर नहीं है, उसके हाँ 9th भाव है और हाँ। 7th नहीं है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है? कई बार क्या होता है कि विवाह नहीं हो पा रहा है लड़की का बहुत समय तक। तो ऐसे में जो है, एक तो होता कुंभ विवाह, है ना। कुंभ से विवाह कराने की प्रथा है, मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। जो गंधर्व विवाह कह रहे वो नहीं होता है, कुंभ विवाह होता है। कुंभ विवाह भी वैसे का वैसे होता है, पूरा का पूरा जैसे कि एक विवाह होता है। तो किसी भी योग्य पंडित के पास आप जाएंगे, उसको बोलेंगे कुंभ विवाह कराना, करा देगा, है ना। लड़की के लिए नहीं होता है, लड़की के लिए होता है। उसके बाद कुछ समय बाद, मतलब अब उसका 7वां भाव एक्टिव हो गया कुंभ विवाह करने से, एक तो हो गया। अब 7वां तो बता ही नहीं रहा विवाह का प्रॉमिस, तो अब किस पर बात आ जाती है, 9th पे। तो मैं वही बता रहा था कि यदि 7वें भाव का सबलाड का स्टार लाट, है ना, 2 7 11 या 5 7 11 में से किसी का भी सिग्निफिकेटर ही नहीं है ना, तो विवाह का प्रॉमिस ही नहीं है, तो क्या विवाह नहीं होगा, है ना। ये स्थिति भी आ जाती है, कई बार बोलते हैं। तो प्रॉमिस देखना हर बार जरूरी नहीं है।
उसको तो आप सीधे केबी विधा में ले जाइए, जो बताएगा कि विवाह का फल क्या निकलने वाला है ना। यहाँ पर जाके देखिए। तो अब हम आते हैं इसमें सातवें भाव को एक बार देखें। सातवें का सबलाड है गुरु। गुरु का स्टार लाट कौन है? चंद्रमा। और फिर सबलाट शनि। हमें तो इन्वॉल्वमेंट लेना है चंद्रमा की। चंद्रमा क्या 2 7 11 या 5 7 11 में से किसी एक का सिग्निफिकेटर है? कहाँ है बताइए। हाँ, 7 का है। डिग्रेड है तो सही। बस ये हो गया। लेकिन अगर ये नहीं होता, 8 4 8 4 होता तो, है ना, या कोई और भाव आ जाते हैं यहाँ पे, 3 आ गया, 9 आ गया, है ना, तब क्या करते? तब हम ये देखते कि सप्तम भाव से गिनने पर वो भाव क्या 1 3 5 7 9 या 11वां पड़ रहा है। जैसे 3 आता तो सप्तम से तीसरा भाव हो जाएगा नवम। यस, विवाह होगा। लेकिन अगर वो 4 8 या 12 होता तो नेगेटिव, है ना, ये बताएंगे हम। और 2 6 10 की लिंक बन जाए, जैसे 8 आ गया तो सप्तम से 8वां हो गया दूसरा, न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि अब स्टार लाट को कोई लेना देना नहीं है। अब अगली जिम्मेदारी आ जाती है सबलाड के सबलाड पर जाकर। तो अंतिम डिसाइडर फैक्टर हो जाता है सबलाड, वो बताएगा, है ना? अच्छा चलिए, उसने भी मना कर दिया कि नहीं, हमें तो विवाह का प्रॉमिस दे ही नहीं रहा हूं। अब दोनों ने मना कर दिया, तो अंतिम जिम्मेदारी आती 11th हाउस पे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। चाहे संतान का मामला हो, संतान का मना कर रखा है, प्रॉमिस ही नहीं दिख रहा है, तो जिम्मेदारी उस पर आ जाती है ना। वहां प्रॉमिस आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज तो डीबीए को ही लेना पड़ता है हमें। अब विवाह की बात कर रहे हैं, तो हमने देख लिया कि विवाह का तो ये बन रहा है ना, गुरु इन्वॉल्वमेंट देती। साथ में अब इसी का सबलाट को, सबलाट का सबलाट कौन था? शनि। शनि